नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। हमारा अध्याय 5 है, ठीक है। मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी हिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसको भी 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाएं, हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया है। ये इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। चित्र 1। प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण। अखलाक ए नसरी 1595 से। भारत का एक शाही वर्कशॉप। भारत में छपाई आने से काफ़ी पहले। यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है। पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, यह सोचने लायक है। शुरुआती छपी किताबें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी में इससे चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छपी जाने लगी थी। चूँकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एक्कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखन या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवा था। 16वीं सदी में परीक्षा लेने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के खल्ले फूलने से छपाई के इस्तेमाल में विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे। व्यापारी अपने रोजमर्रा कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गया। एक नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन, रूमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य नाटक भी छापे। पढ़ने की यह नई संस्कृति नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्ति द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। चित्र 2 डायमंड सूत्र का एक पन्ना। जापान में मुद्रण। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 70 के ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक को लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र, तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में एदो, बाद में जिसे तोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाकों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमों, कलाकारों और तवायकों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल शादी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय की दुकानें अटी पड़ी थी। चित्र 2 है।
त्रिपिटिका कोरियाना। 13वीं शताब्दी मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरिया संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। चित्र 3 कितागावा उतामारो की एक उकियो रचना। चित्र 4 सुबह का नजारा रचयिता सुनमन कुबो 18वीं सदी के अंत में। पहले नए शब्द देखते हैं। वेलन, वेलन क्या है? चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह। अब आता है यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा स्वाधीन पूर्व लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी मार्को पोलो नामक मान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो ये ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था? इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलन या चरम पत्र पर ही छपते थे। व्यापारियों विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मिलने लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपि के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखन या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थी। उनके लाने ले जाने, रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन चलन गश्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। चित्र 4A जिग्जी कोरिया। कोरिया की जिग्जी मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से है। इसमें जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। पुस्तक में भारत, चीन, कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें, प्रेस देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस की प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग, रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी दिखाई थी।
दातुई अक्सर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्नों पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। चित्र 5, योहान गुटेनबर्ग का चित्र 1584। चित्र 6, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। स्क्रू से लगा लंबा हैंडल देखें, इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि उन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। लिहाजा इसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था। करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से 1550 यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापेखाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रण दूसरे देश जाकर नए छापेखाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। नए शब्द। प्लाटेन। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। चित्र 7, यूरोप की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग की बाइबिल से कुछ पन्ने। गुटेनबर्ग ने कुल 180 प्रतियां छापी थी, पर उनमें से 50 ही बच पाई। आइए गुटेनबर्ग की बाइबिल के इन पन्नों को ध्यान से देखें। यह केवल नई तकनीक की देन नहीं थी। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाशिए टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी की थी। कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थी। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहाँ पहली नज़र में तो एक जैसे लगे भी गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाएगा। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इस विशिष्टता को पसंद किया जो उनके पास था। वह अनोखा था, वे ये दावा कर सकते थे, क्योंकि किसी और के पास उनकी हुबहू नकल नहीं थी। आप इबारत में देखेंगे कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं। इसके 2 फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज़्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग की इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी। नए शब्द क्या हैं? कंपोजिटर। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। गैली, धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। चित्र 8, एक मुद्रण की वर्कशॉप 16वीं सदी। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रण का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं। बाएं सिरे पर गैलीज तैयार किए जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। पृष्ठभूमि प्रिंटर्स प्रेस के पेंच कस रहे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये 2-2 पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है। मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापेखाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और संतान से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नजरिया। नया पाठक वर्ग। छापेखाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गई। पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया।
किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखने आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने के आदि नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएं। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई। छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। नए शब्द गाथा गीत, बैल्ड, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया सुनाया जाता है। शराबघर, ट्रेवन, वह जगह जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते थे। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रसार और बहस मुबाहिसों के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताब की व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जेहन पर क्या असर हो। वह था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और धार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता की ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं, सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। चित्र 9, जेविसले लम्प्री मेरी छापाखाना 1739। यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। देखें कि छापाखाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है। इस देवी के आजू बाजू मिनर्वा विद्या की देवी, मरकरी दूध देव विवेक का भी प्रतीक है। तस्वीर के आगे हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्रणी मुद्रकों की छवियां लिए औरतें हैं। बीच में बाईं ओर घेरे के अंदर गुटेनबर्ग की तस्वीर है। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95वीं स्थापना लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई, जिसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया। प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। नए शब्द क्या है? प्रोटेस्ट धर्म सुधार। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकाली। मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोग
बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिया और उसने ईश्वर के और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च इससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्विजिशन धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशक और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। नए शब्द इक्विजिशन धर्म अदालत विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था धर्म विरोधी इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों धर्म विद्रोह के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है। चित्र 10 देन मेकेबर डांस विभत्स नाच। इस 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का खौफ किस नाटकीयता से पेश किया जा रहा था, यह देखा जा सकता है कि इस बेहद दिलचस्प वुडकट तख्ती छाप तस्वीर में मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया है। मुद्रण के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया है। मुद्रण और उसके मजदूर कंकालों के नियंत्रण में है और उनसे मनचाही चीजें छपवाते हैं। पढ़ने का जुनून। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग सांप्रदायिक चर्चों ने गांव में स्कूल स्थापित किए, किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसा जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रण ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छपने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएं लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रदान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स या एक पैसे किताबें बेचने वालों को चेपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीदकर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ थी और अतीत की थोड़ी गाथाएं थी, जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। थॉमस पेन, वॉल्टेयर, जॉन जोक, रूसो जैसे दार्शनिक किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान तर्क विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक ये आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मार्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं।
वे किताबें गोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखानी की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिए ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक हैं। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वोल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद समाज की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं व कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाही से हुए और उनके पूर्व मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रसन्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इसी प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टून और कैरिकेचरों, व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे अगर रूसो और वोल्टेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपगेंडा या प्रचार भी। वे हर पीढ़ियाँ देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीज़ों की अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावना जरूर खोली। चित्र 11, फ्रांसीसी क्रांति पहले कुलीन वर्ग और आम जन। 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून। इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान, कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे, जबकि जिंदगी के मजे लेने वाले कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है। इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिल दिमाग पर खास असर हुआ। तो दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर लेंथी है, इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।